Hello everyone, I hope you all are doing very well. I am Sonalika and welcome back to my channel. So today we will going to discuss class 8 science chapter 3 that is synthetic fibers and plastics. Okay? और ये पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का. ओके अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में. आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस मिल जाएंगे. पहले आप उसे वॉच कीजिए सो दैट कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो. ओके सो एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा क्या क्या है. सो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था सिंथेटिक फाइबर. ओके और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखे थे सच एज रेयॉन है ना, नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर. और इनके कितने सारे यूज हैं, ये कितने सस्ते होते हैं नेचुरल फाइबर से और एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, मेंटेन करना ईजी होता है. इसी तरीके से हमने नेक्स्ट देखा था प्लास्टिक है ना. प्लास्टिक कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के प्लास्टिक थे. कौन कौन से थे वो? फर्स्ट था हमारा थर्मोप्लास्टिक. ओके फर्स्ट था हमारा थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना. और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा थर्मोप्लास्टिक के और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के. थर्मोप्लास्टिक थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसका शेप और साइज़ को चेंज करना इजी होता है, उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं. लेकिन थर्मोप्लास्टिक उसके जस्ट अपोजिट होता है, वो हार्ड होता है, उसे एक बार किसी शेप में दे दिया जाए तो चेंज करना मुश्किल होता है. सो बहुत से यूज़ देखे थे हम प्लास्टिक के. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. ओके प्लास्टिक का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है चलिए हम देखते हैं इस क्लास में. When we go the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bag. है ना. होता है ऐसा जब भी हम मार्केट जाते हैं कोई भी सारी चीज़ हमें मिलता है वो किस चीज़ में रैप होता है? प्लास्टिक के बैग्स में या फिर प्लास्टिक में मिलता है. और जब हम उसे ला करके अपने घर में रखते जाते हैं तो हमारे घर में क्या होता है? बहुत सारे प्लास्टिक के बैग्स और प्लास्टिक के सामान जमा होते जाते हैं. सो अल्टीमेटली क्या होता है? प्लास्टिक को हमें कहाँ? गार्बेज में, कचड़े में फेंकना होता है. और प्लास्टिक को डिस्पोज करना, उसे फेंकना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है आज के टाइम में है ना. A material which get decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. है ना. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल किसे कहते हैं? वह मटेरियल जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरियाज के द्वारा, सड़ा गला दिया जाता है, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. और जस्ट इसका अपोजिट यानी कि वैसा मटेरियल जो कि आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, सड़ता गलता नहीं है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. I hope now you are able to differentiate between biodegradable or non-biodegradable. Okay. This is the difference between the two. Now look at this table. Okay. So यहाँ पे हमारा दिया हुआ है टाइप्स ऑफ वेस्ट फर्स्ट में, सेकेंड हमारा अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजेनरेट मतलब उसे सड़ने गलने में, डिकम्पोज होने में कितना समय लगता है वो, और नेचर ऑफ मटेरियल मतलब वो बायोडिग्रेडेबल है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो सबसे पहले हमारा पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ है ना. इसे जो भी पील्स होता है वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का छिलका वगैरह, उसे सड़ने गलने में, डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है? 1 से 2 सप्ताह. और ये बायोडिग्रेडेबल है. नेक्स्ट इज पेपर. ओके पेपर भी बायोडिग्रेडेबल है और इसे सड़ने गलने में यानी डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है? डिजेनरेट होने में 10 to 30 डेज. नेक्स्ट इज कॉटन क्लोथ. कॉटन क्लोथ को 2 से 5 महीना लगता है और ये भी बायोडिग्रेडेबल है. वुड. नेक्स्ट हमारा वुड. वुड को 10 to 15 ईयर लगते हैं डिजेनरेट होने में और ये बायोडिग्रेडेबल है. नेक्स्ट हमारा वूलन क्लोथ्स है ना, ऊन के कपड़े, इसके अबाउट अ ईयर मतलब लगभग 1 साल लगता है इसे डिजेनरेट होने में और ये भी बायोडिग्रेडेबल है. नेक्स्ट है टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस. ठीक है, इसे 100 से 500 साल लगते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ में आ गया था ना, वैसा जो आसानी से बैक्टीरिया और नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता है, सड़ नहीं सकता है, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते थे. फिर है प्लास्टिक बैग्स. इसे तो सेवरल ईयर्स मतलब हज़ारों साल लग सकते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है, ये तो सड़ता गलता ही नहीं है नेचुरल प्रोसेस से. सो ये बहुत ख़राब हुआ है हमारे इन्वायरमेंट के लिए. तो हमें क्या करना चाहिए? चलो आगे देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. क्योंकि प्लास्टिक को सड़ने में बहुत साल लग जाते हैं इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है. इससे क्या होगा? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा. और इसके अलावा जब हम जलाते हैं किसको? सिंथेटिक मटेरियल को, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, जलता भी बहुत धीरे और ये पूरी तरीके से जल भी नहीं पाता है. जलने के बाद बहुत इसका जो मटेरियल है वो बचा रह जाता है ना. और जब हम इसे जलाने की कोशिश करते हैं तो ये पूरी तरीके से तो बर्न भी नहीं होता है
और क्या होता है, बहुत सारा पॉइजन फ्यूम रिलीज़ करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। जब कोई सा जहरीला गैस निकलेगा उसे जलाने पे तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा ना, जिसके कारण क्या होगा, हमारा एयर पॉल्यूशन होगा। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम सॉल्व, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज़ कम करके, है ना, रिसाइकल करके। आपने बहुत बार देखा होगा कि कचरा पड़ा हुआ है बहुत सारा प्लास्टिक वगैरह, और वहाँ पे ना जानवर जा कर के और उस कचड़े को खाने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जानवर प्लास्टिक और प्लास्टिक के रैपर्स, बिस्किट, लेज, ये सब के रैपर्स भी खा जाते हैं। इससे उन्हें क्या होगा, जब वो प्लास्टिक को ही खा जाएगा तो प्लास्टिक तो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगा, उनके रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाके अटक जाता है, उनके स्टमक में जाके अटक जाता है, और फिर क्या होता है, इसके कारण एनिमल्स का डेथ हो जाता है। सो ये बहुत डेंजर होता है उनके लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक हम केयरलेसली इधर उधर फेंक देते हैं, बहुत फेंका हुआ नज़र आता है हमें, उसके कारण जो नाले होते हैं बड़े बड़े वो भी बंद हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, है ना। सो हम बहुत बार भूल जाते हैं कि इससे दूसरों को और हमें खुद, हमें दूसरे जानवरों को, इन्वायरमेंट को कितना नुकसान होगा। और हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ खाते हैं, बिस्किट, लेज, इसके रैपर यहाँ से वहाँ फेंक देते हैं, पर ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है ना। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न क्या हमें मेज़र लेना चाहिए, क्या हमें अपने साइड से क्या एफर्ट लगाना चाहिए इसमें, कि हमें अपने आसपास हमेशा क्लीन रखना चाहिए और प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए इधर उधर, और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करना चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हमें यही कोशिश करना चाहिए कि हम प्लास्टिक का यूज़ ना ही करें, उसके जगह पे उसके ऑल्टरनेटिव जो भी हैं, जूट, कॉटन के बैग्स, ये सब का यूज़ करें। देखो यहाँ भी आपके बुक में दिया है कॉटन का, जूट का। आप जब भी शॉपिंग करने के लिए बाहर जाओ तो अपने साथ खुद से घर से ही कपड़ा का, जूट का ये बैग लेकर के जाओ, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, है ना। और हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग उन्हें फेंक सकते हैं, है ना। और इसे आप अपने घर में कर सकते हो, है ना। घर में अपने अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उन्हें अलग अलग कलेक्ट करके अलग अलग फेंक सकते हैं। आपसे ही बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई सा भी ऐसा आइडिया है, कोई सा सजेशन है जिससे कि हम अपना कुछ योगदान दे सकते हैं रिड्यूस करने के लिए, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करने का, तो आप भी बता सकते हैं दूसरों को, अपने आइडियाज़ को लिख सकते हैं, है ना। ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि प्लास्टिक का जो भी वेस्ट है उसे रिसाइकल कर दिया जाए, क्योंकि वो तो सड़ेगा नहीं, तो उसका बार बार यूज़ कर सकते हैं हम लोग रिसाइकल करके। ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो तो रिसाइकल्ड हो सकते हैं, तो आपको लिस्ट बनाना है वैसे चीज़ों का जिसे रिसाइकल किया जा सकता है ना। जब रिसाइकल होता है उसमें कलरिंग एजेंट भी ऐड किया जाता है, उस जो भी सामान बनता है उस अलग अलग कलर के आपने सब चीज़ देखे होंगे, तो उसमें कलरिंग एजेंट ऐड किया जाता है। तो हमें जब भी अगर इसमें खाने का चीज़ स्टोर कर रहे हैं तो एक बार सोचना चाहिए कि क्या उसके लिए सेफ़ है, क्योंकि वो कलर जो होता है खाने का तो होता नहीं है, हमारे फूड आइटम को भी ख़राब कर सकता है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, है ना, हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है ना। यस बिल्कुल है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। आपको 5R प्रिंसिपल याद रखना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। वो क्या क्या है 5R प्रिंसिपल? फर्स्ट है रिड्यूस, सेकंड इज रीयूज, थर्ड इज रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। ओके, रिड्यूस कम से कम यूज करें, रीयूज बार बार यूज करें, रिसाइकल हम उसे रिसाइकल करवाने के लिए बेच सकते हैं, दे सकते हैं, कबाड़ी वाले वगैरह को देते हैं, फैक्ट्री में जाकर रिसाइकल होता है, रिकवर कर सकते हैं। और रिफ्यूज़ मीन्स कि उसका यूज ही ना करें, पूरी तरीके से छोड़ दें, उसके जितने भी ऑल्टरनेटिव है उसका यूज़ करें। डेवलप योर हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और अपने हैबिट्स ऐसे डेवलप करो, ऐसे आदतों को अपनाओ जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, यानी कि जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने का कोई रीज़न ना बने उससे, है ना। ऐसे हैबिट्स हमें अपनाने चाहिए, डेवलप करने चाहिए अपने अंदर, है ना। Here are some points which are important for you, which are do not throw plastic bags in water bodies on or on the road, है ना। प्लास्टिक को जब भी हम कहीं घूमने के लिए गए, कुछ खाएं तो उसे रोड में फेंक दें या फिर पानी में फेंक दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग के लिए जब भी जाते हो घर से अपना कॉटन का या फिर जूट का कैरी बैग लेकर के जाओ। और थर्ड है हमारा ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। कोशिश करो कि जितना कम से कम हो सके उतना प्लास्टिक का यूज़ करो, है ना। यूज़ ना ही करो जितना हो सके। यूज़ अ स्टील लंच, और लंच बॉक्स भी आप लेके जाते होगे ना, स्कूल बॉटल लेके जाते होगे, वाटर बॉटल। सो इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक आप यूज़ कर सकते हो स्टील के बॉटल और स्टील के टिफ़िन बॉक्स का। ओके, सो इसी के साथ, इन्हीं अच्छी बातों के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार और जाइए और रिवाइज कर लीजिए, पूरे वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए।
समझ में आ जाएगा। और कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी मैं अगले वीडियो में। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।